अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में, जहां मिलती है आपको 6 to 12 के साइंस और मैथमेटिक्स के सारे वीडियो लेक्चर्स। मैं आराधना भारती। तो चलिए, आज सेट क्लास 11 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। ये आपका पार्ट 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और इसके कुछ रिप्रेजेंटेशन ये सब के बारे में सीखेंगे। देखते हैं। ओके, वेल स्टूडेंट्स, सेट शुरू करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि सेट होता क्या है, राइट? तो सेट का डेफिनेशन शुरू करते हैं, देखते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर नोन एज सेट। यानी कि सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का ये क्या है? कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट सेट के अंदर कभी भी रिपीट नहीं हो सकती है सेम टाइप की ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होने चाहिए? एक दूसरे से डिफरेंट, यूनिक होने चाहिए, ठीक है? तो उसका अगर कलेक्शन है, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि ये चीजें पहले से डिफाइंड है, यानी कि पहले से फिक्स है। यानी कि दुनिया में किसी भी पर्सन से अगर उस सेट के ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो सभी व्यक्ति का जवाब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि अ कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड, तो आपने क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें प्लेइंग कार्ड के बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना होगा। तो प्लेइंग कार्ड का अगर मैं बोलती हूँ कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन में टोटल कितने कार्ड्स होंगे? 52 कार्ड्स होंगे। इस सवाल का जवाब अगर मैं दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछती हूँ, जिन्होंने अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ा हो या फिर प्लेइंग कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत जिनको जानकारी हो, तो वो जरूर बताएंगे कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड? 52 ही होते हैं। सभी का जवाब 52 ही होगा, है ना? बिकॉज 52 ही होते हैं। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब यही था कि चीजें फिक्स होनी चाहिए, पहले से डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, तो कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स बोलने का मतलब क्या हुआ? टोटल कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट है। तो ये भी चीज क्या है? पहले से फिक्स है, पहले से वेल डिफाइंड है। और क्या आठों के आठों प्लैनेट में कोई ऐसा प्लैनेट है जो रिपीट हो रहा हो, जो सेम हो एक दूसरे के? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे आठों के आठों क्या है? एक दूसरे में यूनिक है। आठों के आठों प्लैनेट एक दूसरे से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर भी। तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, इंग्लिश के जो 26 अल्फाबेट होते हैं, इनका भी जो कलेक्शन है वो भी हमारा क्या कहला सकता है? सेट कहला सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी व्यक्ति से पूछती हूँ कि एक कलेक्शन है इंग्लिश के अल्फाबेट्स का, तो उसमें कितने ऑब्जेक्ट होंगे, तो वो आप क्या जवाब देंगे? 26। कौन कौन से? तो ए बी सी डी ई एफ जी, कहां तक? जेड तक। तो सारे व्यक्ति का जवाब क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, क्योंकि ए बी सी डी हमारा जो इंग्लिश का अल्फाबेट है वो पहले से डिफाइंड है ना? और ये 26 के 26 जो अल्फाबेट है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट है ना? नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। वैसे यहाँ मैं बोलूं अ सेट या फिर अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये भी पहले से क्या है? डिफाइंड है ना? तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट, ये भी चीज पहले से डिफाइंड है। आप किसी व्यक्ति से पूछिएगा तो कॉन्सोनेंट आपको बी सी डी एफ वो सारे 21 कॉन्सोनेंट के बारे में ही बताएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ मंथ इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ होते हैं, उसका जो मंथ हमारा है उसका कलेक्शन भी हमारा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी पहले से ही डिफाइन है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही हमारे मंथ है ना? तो यहाँ पे आई होप आप लोग को वेल डिफाइंड का मतलब, कलेक्शन का मतलब और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ उसका मतलब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस चीज को और अच्छे से हम लोग समझते हैं। ओके, सेट्स के कुछ और एग्जांपल देखने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं, ताकि हम लोग को एग्जांपल थोड़े और बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे कि सेट जो होता है, सेट का जो नाम होता है, हम लोग हमेशा सेट का नाम जब भी डालते हैं तो हम लोग कैपिटल लेटर से ही डालते हैं, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल एक्स, कैपिटल बी, कैपिटल वाई, कुछ भी आप डाल सकते हो। इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट है उनमें से कोई भी 26 के 26, लेकिन हमेशा होना क्या चाहिए? कैपिटल में ही होना चाहिए। उसको हम रीड क्या करते हैं? रीड करते आ जा, ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ कैपिटल ए रीड नहीं करते, उसको भी रीड करते हैं सेट ए, सेट एक्स, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ऐसा। ओके। दूसरा पॉइंट है हमारा कि एलिमेंट ऑफ सेट आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन अ
कर्ली ब्रेसेस, यानी कि हमारे जो एलिमेंट, दैट मीन्स पहले स्लाइड में मैंने बताया था एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही एलिमेंट्स बोलते हैं और एलिमेंट्स को ही हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे किसी कलेक्शन के अंदर, किसी सेट के अंदर, उन सारे ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लोज करके रखेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस जनवरी, जून, जुलाई। तो ये एक ऐसे मंथ के नेम का सेट है, कलेक्शन है, जो जे अल्फाबेट से स्टार्ट होता है ना। सेट बी देखते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से मैं कैसे पढ़ रही हूँ। कर्ली ब्रेसेस एक्स सच दैट, ये जो क्लोन का साइन दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, यानी कि इस बी सेट के अंदर ये एक्स जो है वो एलिमेंट है। अब ये एक्स है क्या, उसको मैंने सच दैट के बाद एक्सप्लेन किया है। तो x इज एन इवन नंबर, तो जितने भी इवन नंबर है वो सारे, यानी कि ये जो बी सेट है वो किस का सेट है, इवन नंबर का सेट है। दैट मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर जनरली रिटन इन स्मॉल लेटर। ऑब्जेक्ट दैट मीन्स एलिमेंट जो होंगे सेट के अंदर के, वो हमेशा हम लोग जब भी उसका अगर नाम देते हैं एज अ जनरल वे में, तो हम हमेशा उसको स्मॉल लेटर्स, स्मॉल अल्फाबेट से ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया सेट ए इक्वल टू AEIOU, ऐसा नहीं कैपिटल से नहीं लिख सकते, जैसे मैंने ऊपर में लिखा है कि जनवरी, जून, जुलाई, वो जो जे वर्ड से शुरू है, क्योंकि मंथ का नाम हम लोग हमेशा कैपिटल में लिखे तो कैपिटल से भी लिख सकते हैं, लेकिन एज अ जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कि एलिमेंट जो होते हैं सेट के अंदर के, वो सारे को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स में ही लिखते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ताकि वो और अच्छे तरीके से हमें समझ में। ओके, तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है प्राइम नंबर का, यानी कि एक प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर पहले से वेल डिफाइन है ना। हम सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका सिर्फ केवल कितने फैक्टर हो, 2, ओनली 2 फैक्टर्स। जिस भी नंबर का होगा वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो सेट है वो हमारा पहले से डिफाइंड है ना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हुए, प्राइम नंबर के जितने भी नंबर उनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है, तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो प्राइम नंबर जो होगा वो हमारा सेट होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर जो है हमारा वो भी पहले से डिफाइंड है ना। और इसके अंदर जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो कोई भी नंबर आपस में रिपीट नहीं करते, हर एक नंबर आपस में डिस्टिंक्ट यूनिक है, तो ये भी हमारा सेट होगा। थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल हमारा ये आ गया आपका, हमारे साल में यानी कि पूरे ईयर में जे अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ्स है, तो हमारे 3 मंथ्स है, जनवरी, जून और जुलाई। आप इस वर्ल्ड के किसी भी पीपल, किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछते हैं कि एक साल में, पूरे ईयर में जे अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ है, तो वो यही 3 मंथ्स का नाम बताएगा, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये भी हमारा क्या हुआ, वेल डिफाइन है, क्योंकि सभी के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी नहीं कर रहा है हमारा, बिल्कुल नहीं कर रहा है। और ऑब्जेक्ट भी डिस्टिंक्ट है, तीनों का तीनों मंथ क्या है, रिपीट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये भी हमारा क्या है, एक सेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, योर फेवरेट टीचर, आपके फेवरेट टीचर कौन है, ये सेट होगा या नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन ये चीजें वैरी कर रही है, भले ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये आंसर यानी कि ये चीजें वेल डिफाइंड नहीं है कि सबसे बेस्ट या फिर सबसे फेवरेट टीचर कौन है। ये आपका कोई और हो सकता है, आपके फ्रेंड का कोई और हो सकता है, मेरा कोई और फेवरेट टीचर होंगे, है ना। तो ये चीजें पर्सन टू पर्सन वैरी कर रही है, इसलिए ये जो हमारा योर फेवरेट टीचर, कोई फेवरेट टीचर का जो सेट होगा वो हमारा सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ये भी हमारा एक सेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इंटीजर में हमारे इंटीजर पहले से डिफाइन भी एक वेल डिफाइन है, और इसके जितने भी नंबर होते हैं इसके अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी पहले से डिफाइन है, वेल डिफाइन नंबर सिस्टम में आता है ये भी, और इसमें भी जो हमारे नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर है वो इसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है, यानी कि सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट है, यानी कि ये भी एक सेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर, इंडिया में सबसे मोस्ट टैलेंटेड 3 राइटर कौन से हैं। तो ये हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, आपको किसी और यानी कि आप साइंस के पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड कौन है, कोई मैथ्स के पर्सपेक्टिव में देख सकता है कि यानी कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन हमारा क्या हो रहा है, ओपिनियन चेंज हो रहा है। तो ये चीजें यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये सेट भी नहीं होगा। इसी तरह अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अगर हम बोलते हैं कि सबसे अच्छा यानी कि सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो हो सकता है
हम अपने ओपिनियन, हमारा जो ओपिनियन होगा वो हमारे फ्रेंड्स के साथ मैच ना करे, है ना। तो ये चीजें, अगर मैं इसी चीज को अगर ऐसे बोलूं कि ये बताइए वो कौन कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने 100 यानी कि सेंचुरी स्कोर किया है, तो ये एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि सेंचुरी सारे क्रिकेटर ने नहीं मारा है ना। सेंचुरी कुछ फिक्स ही क्रिकेटर है जो उन्होंने मारा, जिनको भी जानकारी हो क्रिकेट के बारे में, वो वही क्रिकेटर का नाम लेंगे जिन्होंने सेंचुरी मारी है। तो ये चीजें यहाँ क्या हो गई, फिक्स हो गई, यहाँ पे वेल डिफाइन हो गई। तो ये चीज बोला जा सकता है, लेकिन ये बोला जाए कि सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन होगा, तो ये कलेक्शन, ये सेट हमारा नहीं कहलाएगा। ओके, आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट, ओके, तो सैम्पल फॉर स्पेशल सेट्स, कुछ सेट्स होते हैं जो हम लोग रैंडम यूज करते हैं इस मैथमेटिक्स में, तो उस चीज का कुछ परमानेंट सैंपल बना दिया गया है, देख लेते हैं उसको। सबसे पहले हमारा जेड पॉजिटिव, तो ये जो जेड पॉजिटिव सेट है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है किस सेट को, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है वो हम जेड पॉजिटिव सिंबल से इंडिकेट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं क्यू पॉजिटिव, अगर आपको कहीं ये सिंबल दिख जाए तो ये सिंबल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ सबस्क्रिप्ट में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर को या फिर पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वही नेगेटिव आपको दिख जाता है कहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर अगर जेड के ऊपर होता है तो, और अगर क्यू के ऊपर लगा होगा नेगेटिव इंटीजर तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। आपको ध्यान बस ये रखना है कि जेड का मतलब इंटीजर हुआ और क्यू का मतलब रेशनल हुआ। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रेशनल, नेगेटिव तो नेगेटिव रेशनल। नेक्स्ट है हमारा एन, एन इंडिकेट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को। अगर इस पे भी अगर पॉजिटिव लग जाता है तो नेचुरल नंबर हमारे निगेटिव तो होते ही नहीं है, तो यहाँ नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं जेड, जेड आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, ऑल इंटीजर को, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई हमारा साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये पूरे के पूरे इंटीजर को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है आपका क्यू, तो क्यू भी हमारा इस बार पॉजिटिव नहीं लगा इस पे, तो यानी कि ये पूरे ऑल रेशनल नंबर का सेट है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है आपका आर, कैपिटल आर, तो ये जो आर सेट है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर को, ऑल रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है आर के साथ। वही अगर आर पॉजिटिव लगा होगा तो हम क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी लगा हुआ है। तो ये सिंबल है कुछ जो रैंडम हम लोग यूज करते रहते हैं, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जेड का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन में आपको रैंडमली एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो रोस्टेड, या फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो रोस्टेड फॉर्म जो होता है वो ज्यादा हमें इजी लगता है एज अ कंपेयर सेट बिल्डर फॉर्म से, ठीक है। तो इस चीज दोनों को हम समझेंगे और कंपेयर करते हुए समझेंगे, ताकि हमें चीजों के बीच में डिफरेंस भी पता चले। तो सेट बिल्डर फॉर्म पहले देख लेते हैं। इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पॉजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, वो सारे एलिमेंट जो होंगे उन सब के बीच में क्या होगा, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। विच इज नॉट पॉजेस्ड बाय, which is not possessed by any element outside set, वो प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट के द्वारा ना, यानी कि वो प्रॉपर्टी कोई और एलिमेंट सर्टिफाइड ही ना कर पाए जो उस सेट का ना हो, यानी कि बाहर के एलिमेंट उस प्रॉपर्टी पे सर्टिफाइड ना हो पाए, वैसे कॉमन प्रॉपर्टी आपको लेनी है, ठीक है। तो एग्जांपल की मदद से अगर हम देखें, पहला एग्जांपल यहाँ पे n लिखा गया है, n से हम लोग अभी देखे थे कि नेचुरल नंबर को इंडिकेट करते हैं, तो इस चीज को लिखा गया है n इक्वल टू करली ब्रेसेस x, x क्या है, इसका एलिमेंट है। तो अब x एलिमेंट कौन सा है उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसकी प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रॉपर्टी जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो उससे पहले क्लोन का साइन आपको दिख रहा है, तो इस क्लोन साइन को हम लोग बोलते हैं सच एज। तो सच एज यानी कि ये जो x है वो क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x लेस देन 10, यानी कि x नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर, 10 से छोटा नेचुरल नंबर। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 होगा, नहीं होगा, 10 से छोटा बोला है, 10 के बराबर नहीं है, इसलिए 9 पे ही हम जाके रुक जाएंगे। वही रोस्टेड फॉर्म में समझते हैं क्या बोलता है, इन अ रोस्टेड फॉर्म, रोस्टेड फॉर्म में
ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के उन सबको लिस्टेड किया जाता है। कैसे लिस्टेड किया जाता है? द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड क्लोज विद इन अ कर्ली ब्रेसेस। तो हम लोग तो पहले ही जान चुके हैं कि जितने भी एलिमेंट होंगे सेट को उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद करके रखना पड़ता है, और जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको हम कॉमा से सेपरेट करके लिस्टिंग जो करते हैं, ये जो फॉर्म है आपको रिप्रेजेंट करने का सेट का, ये जो फॉर्म है वो कौन सा है? रोस्टेड फॉर्म है। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी होता है हमारे लिए। देखते हैं कैसे इजी होता है। जैसे कि इसमें पहला एग्जांपल हमने देखा था नेचुरल नंबर का सेट, उसी चीज को मैंने रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताया है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि n एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट है जो कि जिसमें कैसे नेचुरल नंबर है? 10 से छोटे। तो 10 से छोटे कौन कौन आए थे? 1 2 3 4 5। तो उसी चीज को मैंने एलिमेंट फॉर्म में लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा, और सारे नंबर के बीच में मैंने कॉमा से उन सबको क्या किया? सेपरेट किया है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। एक सेट है भी, सेट भी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस जेड सच एज जेड इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जेड क्या है? वॉवेल है। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल लेते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। उसी चीज को हम अगर इसी चीज को सेट बिल्डअप फॉर्म जो में हमारा जो ये भी सेट का एग्जांपल लिया है हमने, उसको रोस्टेड फॉर्म के मेथड से देखें तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर पांचों एलिमेंट लिख दो, ए ई आई ओ यू, और पांचों को क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट कर देना है ना। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। एक सेट ए लिया है, सेट बिल्डअप फॉर्म में देख रहे हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 2a, यहाँ पे a के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 2 का मल्टीप्लाई है। सच एज a इज अ नेचुरल नंबर, a को एक्सप्लेन किया गया है कि a क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड a लेस देन इक्वल टू 4, a नेचुरल नंबर है लेकिन 4 से छोटा और 4 के बराबर, यानी कि a क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 और 4। लेकिन सेट a क्या है? 2a है, a नहीं है। इसलिए a जब 1 होगा तो 1 का जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 2 आएगी। जब a 2 होगा तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? 4। अगर a 3 होता है तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? 6। अगर a 4 होता है तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? 8। इसी चीज को रोस्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिंपली a इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 2, 4, 6, 7, 8, राइट। तो अब देखो, इसी चीज को अगर हम, जो एग्जांपल मैंने लिखा है, इसी चीज को अब रोस्टेड फॉर्म से अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे कि सेट ए जो है वो इवन नंबर का सेट है, ऐसा इवन नंबर जो 10 से छोटा हो या फिर 8 से छोटा और 8 के बराबर हो, है ना। तो ये चीजें क्या होती है जब आप रोस्टेड फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। आप जब भी एक्सरसाइज करोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म से आपको कन्वर्ट करना होता है रोस्टेड फॉर्म में, और रोस्टेड फॉर्म से कन्वर्ट करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जब आप रोस्टेड फॉर्म से आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर जो हो सकता है वो आपके फ्रेंड से डिफरेंट हो। लेकिन अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो रोस्टेड फॉर्म का जो आंसर होगा, चाहे वो आप बनाओ चाहे आपका फ्रेंड बनाए, चाहे बुक के पीछे जो आंसर दिया होता है एक्सरसाइज का, वो सारा का आंसर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसलिए रोस्टर फॉर्म हमें इजी लगता है थोड़ा एज अ कंपेयर सेट बिल्डर फॉर्म से। इसमें आपको प्रॉपर्टी भी सोचनी पड़ती है कि ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ लगा सकते हैं जो बाहर के एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को सर्टिफाइड ना कर पाए, सिर्फ इस सेट का जो एलिमेंट है वही उस प्रॉपर्टी को सर्टिफाइड करे, है ना। अगर यही नेचुरल नंबर का जो हमने सेट लिया हुआ था, अगर रोस्टेड फॉर्म में देखे जो 1 से लेके 9 तक लिखा हुआ है, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है कि x क्या है? नेचुरल नंबर। इसको हम x से भी तो एक्सप्लेन कर सकते थे कि x हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर जो कि 10 से छोटा है ना। तो चीजें यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है जब हम रोस्टेड फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो। लेकिन अगर आप उस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टेड फॉर्म में बदलते तो आंसर मैच करना चाहिए, तब आपको घबराने की जरूरत है, तब वहां पे आप गलत है अगर आपका आंसर रोस्टेड फॉर्म में भी नहीं मैच हो रहा है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। In a roasted form, it is not necessary elements are ordered। इसका मतलब है कि रोस्टेड फॉर्म में जब हम लिखते हैं किसी सेट के एलिमेंट्स को, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स जो होंगे वो किसी ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। आप उस एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से लिख सकते हो,
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सेट ए का, जिसमें मैंने लिखा है एलिमेंट्स में 1 2 3 और 4। इसको मैंने पहले सेट ए में जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ना। वही सेट बी में मैंने किसी भी तरीके से लिख दिया, 4 को पहले, फिर 1 को, फिर 3 को, फिर 2 को। ये कोई भी ऑर्डर नहीं, ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग, है ना। लेकिन फिर भी सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में है। चारों के चारों एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं दोनों सेट क्या है, सेम है, इक्वल सेट है। आई बात समझ में। यानी कि आप सेट के अंदर ऑर्डर किसी भी तरीके से आप एलिमेंट्स का लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट, इन अ रोस्टेड फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ सेट नेवर एवर रिपीट। यानी कि रोस्टेड फॉर्म में कोई भी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करता है। वैसे किसी भी सेट में एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड मैथमेटिक्स। एक ऐसा सेट, एक ऐसे लेटर्स का सेट जो मैथमेटिक्स वर्ड को फॉर्म कर सकता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एक हमें लेटर चाहिए होगा एम, जिससे ये एम आएगा। नहीं तो हमने एक सेट के अंदर एम डाल लिया। फिर ए चाहिए, ए डाल लिया। टी चाहिए, टी डाल लिया। एच चाहिए, एच डाल लिया। उसके बाद ई है, ई डाल लिया। फिर ये जो दूसरा एम रिपीट हो रहा है, तो हमने एक एम ले लिया है ना, तो हमको अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा जो एम आपको सेकंड टाइम दिख रहा है रिपीटेड एम, उसको स्किप करना पड़ेगा। ये ए भी रिपीट कर रहा है, इसको भी हमें स्किप करना पड़ेगा। टी भी फिर रिपीट कर रहा है, इसको भी हमने स्किप कर दिया। आई लेना होगा, सी लेना होगा और एस भी हमने ले लिया है। तो यानी कि हमारा जो मैथमेटिक्स वर्ड को फॉर्म करने के लिए जो सेट चाहिए वो केवल कितने, कौन कौन से एलिमेंट चाहिए उसके लिए, एम ए टी एच ई आई सी एच, है ना। तो बस इतने एलिमेंट होंगे, उनसे हम रिपीट करके ये वर्ड मैथमेटिक्स जो है वो हम बना सकते हैं। लेकिन सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। मैं उसी को, ये ऑर्डर को थोड़ा डिसऑर्डर करके लिख दिया है, ये मैथमेटिक्स का जो हमने अभी बनाया है सेट, यानी कि उसको अलट पलट के लिख दिया, जिससे आप समझ पाए कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है इन मैथमेटिक्स एम ए एंड टी रिपीट इटसेल्फ मोर देन वंस, इसलिए हमने इसे स्किप किया था। ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट, ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस सिंबल को बोलते क्या है, बिलोंग्स टू। दिस सिंबल्स को, ये सिंबल हमारा क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू। और जो कट किया हुआ दिख रहा है वो कहा जाता है नॉट बिलोंग्स टू। जैसे बोलते हैं ना इक्वल और नॉट इक्वल, वो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। ठीक है। तो इसको समझते हैं, ये कब यूज किया जाता है। अगर कोई सेट है, मान लेते हैं यहाँ एग्जांपल मैंने लिया सेट ए है, जिसके एलिमेंट्स लिखे मैंने ए बी सी और 0 और 3 है ना। तो ये 5 एलिमेंट है। तो किसी सेट का जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट अपने सेट को बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं, बिलोंग। तो वो जब हमें ये रिलेशन बताना होता है कि ये जो एलिमेंट है वो किस सेट का है, तो उस टाइम हम इस बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। तो देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल से यहाँ लिखा मैंने, ए belongs to set A, B belongs to set A, C belongs to set A, 0 belongs to set A, 3 belongs to set A। लेकिन अगर सेट के बाहर का एलिमेंट है जो उस सेट में है नहीं, कोई अदर एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बट 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन ये जो 4 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो वो उस सेट को बिलोंग भी नहीं करेगा। तो उस टाइम क्या करेंगे, नॉट बिलोंग टू का साइन यूज करेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें फॉलो करें, और प्लीज